हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 9वीं वाले विद्यार्थियों को संस्कृत सब्जेक्ट के अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र दिखाने वाला हूँ। ये जो प्रश्न पत्र है ये पुराना प्रश्न पत्र है, पर मैं ये आपको बताऊंगा कि इसमें से कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, भले पुराना है ये प्रश्न पत्र, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे टॉपिक है जो अभी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलो देखते हैं प्रश्नों को। तो देखो, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में स स स ह इन वर्णों को कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उष्ण व्यंजन कहते हैं ना, उष्ण व्यंजन। अगर ये प्रश्न आता है तो आपको एग्जाम में क्या लेना है? उष्ण व्यंजन लेना है। इसके बाद देखो दूसरा, संस्कृत में मूलतः वर्ण होते हैं। तो कितने वर्ण होते हैं? तो 46 वर्ण होते हैं। ठीक है, टोटल 46 वर्ण होते हैं। तीसरा है, रामायण पद में कौन सी विभक्ति है? तो रामायण पद में षष्ठी विभक्ति है। इसके बाद देखो, कमला मात्रा, यहाँ पे मात्रा लगा है ना, सहट गच्छति। तो ये जो मात्रा है इसी के बारे में बताना है कि ये कौन सी विभक्ति है। चतुर्थ विभक्ति है कि तृतीय विभक्ति है कि द्वितीय विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है ना, तो ये बताना है। तो मात्रा का होगा, मुझे क्लियर तो पता नहीं है, चलो इसको छोड़ देते हैं। क्लियर पता नहीं है तो इसको छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वयम पठनाय विद्यालय, क्या है? हाँ, विद्यालयम गमिष्यामः। तो रेखांकित पदे लकार अस्ति। तो देखो, रेखांकित कह रहा है, यहाँ पे रेखा जो है वो मिट गया है ना, तो इसको भी अभी छोड़ देते हैं। कौन से पद को रेखांकित कर रहा है? ठीक है, ऐसे एग्जाम में ये प्रश्न नहीं आएगा जो मैं भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना है और आपको आसानी से उन टॉपिकों में अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, देखो जैसे कि ये प्रश्न है, भूमि खाली स्थान जाता, तो यहाँ पे शुष्क आ जाएगा ना। दूसरा प्रश्न है, बालकस्य इतस्मिन् शब्दे खाली स्थान विभक्ति अस्ति, तो षष्ठी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, तीसरा है, सर्वजन सुखम च खाली स्थान बिना ना संभाति, तो यहाँ पे आ जाएगा बंधुत्वम। फिर चौथा है, माम इतस्मिन् शब्दे खाली स्थान वचनम अस्ति, तो एक वचन आ जाएगा यहाँ पे। फिर पांचवा है, पठिष्यति इतस्य मूल धातु खाली स्थान अस्ति, तो इसमें जो मूल धातु है वो पट हो जाएगा, है ना। ये उपसर्ग और सेम टू सेम प्रत्यय जैसा है, उपसर्ग प्रत्यय जैसा। इसके बाद यहाँ पे उचित संबंध भी दिए हुए हैं। चलो यहाँ से कोई प्रश्न तो आएगा नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, देखो अब एग्जाम में आने वाले टॉपिक को मैं बता देता हूँ। अभी आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में एग्जाम में संधि विच्छेद आपको देखने को मिलेगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो संधि विच्छेद दिया है वही आए। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा भी संधि विच्छेद आ सकता है। तो आपको क्या करना है, संधि विच्छेद के टॉपिक को देखना है, 2 नंबर में आएगा। फिर 1 से लेके 100 तक, देखो एक ये जो है ये 65 और 70 दिया हुआ है, तो 1 से लेके 100 तक जो संस्कृत में अनुवाद है ना, इस 65 को क्या कहते हैं, 70 को क्या कहते हैं, 1 को क्या कहते हैं संस्कृत में, 5 को क्या कहते हैं, 50 को क्या कहते हैं, तो इसको आपको देखना है। ये अर्धवार्षिक पेपर और वार्षिक पेपर के दोनों की तैयारी इससे हो जाएगा। ठीक है, अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों में इसी टाइप के प्रश्न आएंगे, तो दोनों की तैयारी इससे हो जाएगा। ठीक है, फिर धातु लकार आएगा। धातु वाला तो मुझे समझ में नहीं आता, और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप लोगों को भी ये ज़्यादा समझ में नहीं आता होगा। धातु से संबंधित प्रश्न बनाना थोड़ा मुश्किल होता है ना। तो ये 3-3, 6-6 नंबर का होता है, और जब 9वीं से आप 10वीं में जाओगे तो वो आपको मतलब ये जो है लकार वाला टॉपिक देखने को मिलेगा। हालांकि इसमें बहुत सारे, लेकिन आप सबको याद नहीं कर सकते, तो 2-3 नंबर के चक्कर में हमें बहुत सारे टॉपिकों को जो याद नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं, याद जो नहीं होता है ना, जो हमें याद नहीं होता है और नहीं हम याद कर सकते हैं, उसको हमें छोड़ना होता है। तो ज़्यादा अच्छा है कि ज़्यादा पढ़ोगे और सिर्फ 1-2 नंबर का आएगा तो उसको आपको क्या कर देना है, स्किप कर देना है। उससे नंबर मिले तो भी देखो, अगर आपको याद है तो आसानी से नंबर मिले, कोई दिक्कत बात नहीं। लेकिन ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है और चांसेस कम है जो प्रश्न आप पढ़ रहे हैं उसके आने के, तो आपको उसको छोड़ देना है। ठीक है, यही नियम है इसका। अगर आपको ज़्यादा नंबर लाना है तो 2 नंबर का अगर छोड़ोगे तो बाकी, जैसे 75 नंबर का होता है तो 73 नंबर तो हो रहा है ना, और इस तरीके से 5-6 नंबर का ऐसे प्रश्न आते हैं जो समझ में नहीं आता, तो उसको छोड़ भी दोगे तो 70 के आसपास चला जाएगा। 70 है ना,
65-70 के आसपास में, तो आप फर्स्ट डिवीजन में ऐसे आसानी से ला सकते हो। ठीक है, और अदर सब्जेक्ट में आप पूरा ला सकते हो। तो ज़्यादा हार्ड टॉपिक को पढ़ने के मुकाबले आपको ना ज़्यादातर तैयारी सरल टॉपिकों में करना चाहिए, जिससे हमेशा प्रश्न बनते हैं, एग्जाम में आते हैं और आप आसानी से उसे बना सकते हो। इसके बाद समास वगैरह कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, इसमें भी ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता है, बस आपको जानना है कि कौन कौन सा किस समास में है। तो जितने भी प्रश्न रहेंगे उनको देख लेना कि ये समास है, इसको ऐसे किया जाता है। उसको एकदम रटने की जरूरत नहीं, इसको इस तरीके से किया जाता है। मतलब जैसे देखो राजपुरुषा लिखा हुआ है ना, तो राजपुरुषा क्या है, तो राजपुरुषा का मतलब है राजपुरुषा। पहले इसे समास को देखना है कि ये कौन सा समास है। तो समास कौन सा है, तो राज और पुरुष है ना, तो दोनों को अलग करना पड़ेगा। तो राजपुरुष मतलब राजा के दरबार में काम करने वाला पुरुष को राजपुरुष कहते हैं ना। तो इस तरीके से आपको कथन बनाना है। ठीक है, और कथन बनाने के बाद आपको बताना है कि ये कौन सा समास है। फिर राम लक्ष्मण दोनों पद अगर प्रधान हो, राम और लक्ष्मण वाला, तो भाई ये द्वंद्व समास के आसपास आता है ना, द्वंद्व समास में होगा। तो इस तरीके से दोनों पद प्रधान वाला अलग समास होता है, तो इसको देख लेना। ठीक है, ये जो प्रश्न बता रहा हूँ जरूरी नहीं कि यही आए, और इसके आने के चांसेस कम है। बस इतना बता रहा हूँ कि इससे संबंधित प्रश्न आएगा। हाँ, प्रत्यय से आता है। प्रत्यय उपसर्ग जानते हो ना, इसको दो भागों में बांटना क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। ठीक, तो उपसर्ग में भी वही होता है, दो भागों में बांटा जाता है। प्रत्यय मतलब पीछे में लगने वाले को, और उपसर्ग आगे में लगने वाले को कहते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है। ये गद्यांश जो है इसके आने के चांसेस नहीं के बतौर है, तो यहाँ पे 7वां है और 8वां दोनों में है। एक ये जो है ये हिंदी अनुवाद में है, ये भी हिंदी अनुवाद में। 3-3 नंबर के एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखो 9वां और 10वां, ये भी हिंदी अनुवाद में है और ये श्लोक है। ठीक है, श्लोक है, इसके आने के चांसेस नहीं के बतौर है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ जो प्रश्न आने वाले हैं उनको अच्छे से तैयारी कर लेना। ठीक है, देखो जैसे कि अपने विद्यालय प्राचार्य को 2 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। छुट्टी के लिए आवेदन पत्र अगर अभी से याद करते हो तो कक्षा 10वीं में भी छुट्टी के लिए ही आवेदन पत्र एग्जाम में आता है, वार्षिक पेपर में, है ना। तो ये तो वार्षिक पेपर का प्रश्न है, कक्षा 10वीं का भी है, कक्षा 9वीं का वार्षिक पेपर का है। समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है, इसको अभी से याद करके रख लेना। ठीक है, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, क्योंकि वार्षिक पेपर में यही प्रश्न कक्षा 10वीं में भी देखने को मिलेगा, 9वीं में भी ये आ रहा है ना। तो 4 नंबर यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। और आप अभी से तैयारी करके रख रहे हो 10वीं के लिए, तो ये बेनिफिट है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई 3 सूक्ति लिखे गए। तो जो सूक्ति वाला टॉपिक होगा उनको देख लेना। 3 सूक्ति मतलब 3 नंबर आपका यहाँ पे कन्फर्म हो जाएगा, है ना। श्री गणेशाय नमः एक सूक्ति है, तो इसी तरीके के 3 सरल सरल सूक्ति देख लेना। 3 याद मत करना, 5 याद करना। कई बार क्या होता है, सूक्ति दे दिया जाता है, इनका हिंदी में अनुवाद करिए, तो जो प्रश्न पत्र में रहेगा उस सूक्ति को आपको नहीं लिखना है ना। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जो आपके बुक में है उसको याद कर लेना। और सूक्ति जो है वार्षिक पेपर में कक्षा 10वीं में भी आता है, तो कक्षा 10वीं में जो जो सूक्ति दिया रहेगा उनको आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो ये जो सूक्ति है अभी के पुस्तक के हिसाब से याद करना, जो अभी के आपके पुस्तक में है उन सूक्तियों को। ठीक, आगे देखो, इसके बाद यहाँ पे एक अपठित गद्यांश दिया है, इसी तरीके से अपठित गद्यांश आएगा। और अपठित गद्यांश से आपको क्या करना है, प्रश्न छांटना है। जैसे कि यहाँ पे उचित शीर्षक लिखी है ना, तो शीर्षक आप इसका क्या देना चाह रहे हैं, तो अपने हिसाब से इसका शीर्षक दे सकते हो। 2-3 शीर्षक निकलता है हर एक चीज़ का, तो पढ़ोगे तो अब पता चलेगा कि ये किस चीज़ के बारे में बता रहा है, और उसके बाद उसके हिसाब से आप इसका शीर्षक दे सकते हो। फिर सारांश लिखना है। सारांश जो है संस्कृत में ही लिखना पड़ेगा। तो क्या करना है, जो मुख्य मुख्य टॉपिक रहता है उनको आपको लिखना होता है। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं। और ये जो पहले पॉइंट को नहीं लिखा, जो 8वां में दिया है, देखो ये प्रश्न है छांट के लिखने वाला, तो ये ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, उसको नहीं बनाओगे तो इसको बनाना होगा। तो ये जो है इसी टाइप के प्रश्न आपको अर्धवार्षिक वार्षिक में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न उत्तर आएगा, तो प्रश्न उत्तर 4 नंबर का रहेगा। और फिर हिंदी में भी उत्तर देने वाला है। एक तो संस्कृत में हो गया, देखो ये जो है ये संस्कृत का हो गया है ना, ये पूरा संस्कृत का है। इसी तरीके से देखो नीचे वाला जो है ये हिंदी का है। ठीक है, हिंदी में तो ये आसान होता है, इसको तो आप बना लोगे। तो मतलब मेरे हिसाब से 4-4 नंबर आपका इसमें फिक्स है। जो भी पढ़ोगे आसानी से ये याद हो जाएगा, क्योंकि आप लगातार पढ़ते आ रहे हो। तो पढ़ते आ रहे हो तो 4 दूनी 8 नंबर और उधर के 7 नंबर, तो कितना हो गया 7 14 1 15 नंबर आपका फिक्स हो गया यहाँ पे। फिर देखो और आगे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 5 नंबर का फिर से प्रश्न आएगा, तो 5 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ये वार्षिक और अर्धवार्षिक दोनों का प्रश्न है।
तो 5 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, तो 15 5 20 नंबर हो गया। और 20 के बाद ये जो संस्कृत में अनुवाद है, ठीक है, कई बार आता है कई बार नहीं आता है, तो ये आता है और नहीं आता है, तो इसके आने के चांसेस नहीं के बतौर रहता है। आजकल इसको हटा दिए हैं, इसको हटा दो, ठीक है, संस्कृत में अनुवाद को हटा देते हैं। और इसके बाद इस पे आते हैं, ये जो है 8 नंबर का रहता है। तो आपका टोटल 28 नंबर का प्रश्न जो है, जो आने वाले हैं, उसको मैंने अभी आपको ऐसे ही बता दिया, देख लो। तो यहाँ पे विद्यालय का है, धेनु का है, पुस्तकम का है, उद्यानम का है ना। तो विद्यालय का ज़्यादा बेटर है, क्योंकि विद्यालय और धेनु का जो है हमेशा आते रहता है। और ये पुस्तक का भी आएगा, उद्यानम का आता है, ये कक्षा 9वीं का ही निबंध है समझो। लेकिन कक्षा 10वीं में ये निबंध नहीं आएगा, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। कक्षा 10वीं में क्या होगा, इनमें से एक भी निबंध कक्षा 10वीं का नहीं, सिर्फ कक्षा 9वीं का ही निबंध है। कक्षा 10वीं में आपको अलग से निबंध याद करना पड़ेगा, जैसे सुभाषित श्लोक है, ठीक है, और क्या कहते हैं, महाकवि कालिदास है, तो उस टाइप के निबंध आएंगे। ये निबंध नहीं आएगा एग्जाम में। तो ये जो निबंध है, ये कक्षा सिर्फ 9वीं के लिए है, 10वीं के लिए अलग रहेगा। तो मैं आप लोगों को जब आप लोग 10वीं में चले जाओगे ना, तब मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सा निबंध पढ़ना है। तो अभी मैंने आपको 28 नंबर का प्रश्न बता दिया। 28 नंबर के प्रश्न जो है आसानी से आपसे बन जाएंगे। और जो ज़्यादा हार्ड और ज़्यादा कठिन टॉपिक होगा, उनको पढ़ने में अपना समय वेस्ट मत करना, क्योंकि जो कठिन और हार्ड रहेगा और जो ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा, है ना, तो वो प्रश्न आपसे बनेगा ही नहीं। मैं कन्फर्म कह सकता हूँ, वो आपसे बनेगा ही नहीं। इसलिए उसकी तैयारी मत करना। जो सरल है और आसान है, जिससे आप आसानी से नंबर पा सकते हैं, ला सकते हैं, उसको याद कर लेना।